नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सफलता पथ पर। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के टॉप 50 MCQs। ये इसमें आपके PYQ प्लस अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते आज का यह सेशन। तो ये रहा दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बताएं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, मोहम्मद गोरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। किसकी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना स्वतंत्र सत्ता कब स्थापित की? 1206 ईस्वी में की। उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। वह मूल रूप से मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में चौगान खेलते समय। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 2। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? बताएं। जिंदा पीर, जिंदा पीर तो बिल्कुल किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। लाख बख्श, सिकंदर एहसानी, तुगलक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्यों कहा जाता है लाख बख्श? आइए समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? उदारता के लिए। बहुत ही उदार शासक था। उसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। क्योंकि वह लाखों का दान देने वाला था। क्योंकि वह लाखों का दान देता था, इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। वह दान देने में बहुत उदार था। उसने दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक नींव मजबूत की। आइए अगला क्वेश्चन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? याद रखिए, किसने प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। जो कुतुब मीनार है इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किसने कराया? ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसका नाम कुतुब मीनार भी है, इसी के नाम पर। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया। बाद में इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को आगे बढ़ाया। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के महरौली में स्थित है। याद रखिएगा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली के महरौली में स्थित है। यह दिल्ली सल्तनत की प्रसिद्ध स्थापत्य कृति है। यह इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। आइए अगला क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, बीमारी से, चौगान खेलते समय या हत्या कर दी गई? बताएं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है चौगान खेलते समय होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, चौगान खेलते समय। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में। कब होती है? 1210 में होती है। वह चौगान यानी पोलो खेल रहा था। चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु होती है। खेलते समय वह क्या होता है? घोड़े से गिर जाता है। घोड़े से गिर जाने के कारण उसको गंभीर चोट आ जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहानी याद रखिएगा, ठीक। आया इल्तुतमिश। अगला, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1206 ईस्वी, 1211, 1236, 1290। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कब दिल्ली का सुल्तान बना? 1211। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कब बना? 1211। इल्तुतमिश जो है 1211 में दिल्ली का सुल्तान बना। वह गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक था। कौन? इल्तुतमिश। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। उसने दिल्ली को सल्तनत की प्रमुख राजधानी बनाया। क्या बनाया? प्रमुख राजधानी। उसे दिल्ली सल्तनत को वास्तविक संस्थापक, याद रखिएगा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, वास्तविक संस्थापक। प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न पूछा ही गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को। देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछे नॉर्मल आपसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक लिखेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो वो है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, लेकिन इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक, इन दोनों में अंतर रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। उसने विद्रोहों को दबाकर राज्य को मजबूत किया। किसने? इल्तुतमिश ने। जो छोटे मोटे विद्रोह थे, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, तो कुछ विद्रोह हो रहे थे, लेकिन इल्तुतमिश ने सभी विद्रोहों को दबाया और राज्य को मजबूत किया। उसने मुद्रा और प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 7, इल्तुतमिश ने कौन सा चांदी का सिक्का चलाया? दिनार, टका, रुपया, जीतल। तो इल्तुतमिश ने टका चलवाया, चांदी का टका चलवाया। नंबर बी करेक्ट, चांदी का टका चलाया। इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया। उसने तांबे का जीतल भी चलाया, तांबे का जीतल, याद रखिएगा, तांबे का जीतल भी चलाया। टका दिल्ली सल्तनत की प्रमुख मुद्रा थी। उसकी मुद्रा व्यवस्था काफ़ी व्यवस्थित थी। बाद के सुल्तानों ने भी इसी मुद्रा को अपनाया है। आइए प्रश्न संख्या 8, इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब मिली? इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता कब मिली? 1206, 1211, 1229, 1290। तो इल्तुतमिश को खलीफा की मान्यता मिली 1229 में। कब मिली है? 1229 में मिली है। आइए, इल्तुतमिश को 1229 में खलीफा से मान्यता मिली। खलीफा बगदाद के अब्बासी वंश से संबंधित था। कहाँ से? बगदाद के अब्बासी वंश से संबंधित था। इससे इल्तुतमिश की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। उसकी सत्ता को धार्मिक मान्यता भी प्राप्त हुई। उसकी यह सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि थी। क्या? खलीफा की मान्यता। आइए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की या अलाउद्दीन खिलजी की? तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। कौन? रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। कब बनी थी? 1236 में, लगभग 4 वर्ष। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? प्रश्न बनेगा आपसे, तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। 1236 से 1240 तक, याद रखिएगा, सन 1236 से 1240 तक। ठीक, उसने पर्दे के पीछे से शासन करने के बजाय स्वयं शासन के सामने से शासन किया। तुर्क अमीरों को विरोध के कारण उसका शासन समाप्त हो गया और मारी गई। आइए प्रश्न संख्या 11, चहलगानी या चहलगामी कहीं लिखा रहता है, यह चालीसा का संगठन किसने बनाया था? बलबन ने, रजिया ने, इल्तुतमिश ने, ऐबक ने? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। ये क्या होता है? चहलगानी का अर्थ है 40 तुर्क अमीरों का समूह। 40 तुर्क अमीरों का समूह। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये अमीर प्रशासन में बहुत शक्तिशाली थे। बाद में यह समूह सुल्तानों के लिए चुनौती बन गया। अब बलबन ने इसकी शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया और इन चहलगामी को या चहलगानी तुर्कों को, 40 तुर्कों का जो शक्ति है इनकी, समाप्त करने का प्रयास किसने किया? बलबन ने किया। तो हटाओ इनको, ये हमारे लिए क्या है? संकट है। बलबन किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, गुलाम वंश का, लोदी वंश का?
तो जो बलवन है वह भी गुलाम वंश का शासक था। किसका? गुलाम वंश का शासक था। बलवन गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक था। उसने 1266 से 1287 तक शासन किया। उसने सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाई। उसने विद्रोहों को कठोरता से दबाया। और इसका महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, उसने नीति को, जो उसकी नीति थी, उसकी नीति रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाया। याद रखिएगा, बलवन रक्त और लौह की नीति अपनाए जाने वाला शासक है। आइए, बलवन की शासन नीति किस नाम से प्रसिद्ध थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रक्त और लौह की नीति, ऑप्शन नंबर बी, रक्त और लौह की नीति। प्रश्न संख्या 14, बलवन ने दरबार में कौन सी प्रथा शुरू की थी? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है, बलवन ने दरबार में कौन सी प्रथा शुरू की? दाग, सिजदा और पैबोस, दहसाला या मनसबदारी? तो इसने शुरू किया था सिजदा और पैबोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सिजदा और पैबोस। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबारी प्रथाएं लागू की। सिजदा का अर्थ होता है, सिजदा शुरू किया, सिजदा का अर्थ होता है झुक कर अभिवादन करना। राजा को क्या करना है? झुककर अभिवादन करना, यानी सिजदा कहलाता है। पैबोस, पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैर चूमना। क्या होता है? पैर चूमना। सिजदा, पास से पैर, याद रखिएगा, पास से पैर चूमना। सिजदा का अर्थ होता है अभिवादन करना। इसने सुल्तान की सर्वोच्चता प्रदर्शित होती है। इनसे सुल्तान की सर्वोच्चता प्रदर्शित होती है। बलवन राजत्व की प्रतिष्ठा में विश्वास करता है, अपने आप को राजत्व की प्रतिष्ठा में विश्वास करता है। बोलता है कि भगवान ने मुझे भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक, खुसरो खां। तो खिलजी वंश की स्थापना जो की है जलालुद्दीन खिलजी ने की। किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की। अगला देखिए, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने गुलाम वंश का अंत हो गया। अब यहीं से आपका दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत होता है। 1206 जो शुरू हुआ था 1290 में, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक चलता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक बनेगा वो बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 16 है, अलाउद्दीन खिलजी जो महत्वपूर्ण शासक है खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार बंद करना? बिल्कुल नहीं। बड़ी सेना को कम खर्च में बनाए रखना, किसानों को कर मुक्त करना, विदेशी व्यापार बढ़ाना। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का बड़ी सेना को कम खर्च में बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल स्थायी सेना रखी थी। उसके पास बहुत ही बड़ी विशाल सेना थी उस समय में। सैनिकों को कम वेतन में बनाए रखना उसका उद्देश्य था। इसके लिए बाजार में वस्तुओं की कीमत नियंत्रित की गई, क्योंकि रेट फिक्स किया गया, जैसे अनाज के, कपड़े के, घोड़े आदि के मूल्य निर्धारित किए गए। इससे सैनिकों के जीवन यापन का खर्च कम रहा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किसने किया? जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के अभियान शुरू किया, उसका नेतृत्व किसने किया? जफर खां, मलिक कफूर, अमीर खुसरो या उलूग खां? हाँ, तो बताइए। तो दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर बी मलिक काफूर ने किया था। देखिए, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। प्रश्न पूछा जाएगा कि मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो आप बताना है अलाउद्दीन खिलजी का। उसने दक्षिण भारत में कई सफल अभियान किए। उसने देवगिरी पर भी अभियान चलाया। देवगिरी पर किसने अभियान चलाया था? तो ये चलाया था
अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, उसने वारंगल, द्वार समुद्र पर भी आक्रमण किया। दक्षिण से भारी मात्रा में धन और संपत्ति दिल्ली लाई गई। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व की दर कितने निर्धारित की? अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व की दर कितने निर्धारित की? ये की थी 1/2। ऑप्शन नंबर डी 1/2 निर्धारित की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का उपज लगभग आधा कर के रूप में लिया। यही उसकी राजस्व नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने भूमि की माप कराने का भी प्रयास किया। राज्य की आय बढ़ाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। इससे उसकी विशाल सेना के खर्च को पूरा करने में सहायता मिलती थी। आइए, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की? दाग और चेहरा, मनसबदारी, जब्ती या दहशाला? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा व्यवस्था शुरू की। दाग और चेहरा व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए दाग और चेहरा व्यवस्था। दाग का अर्थ है, अलाउद्दीन खिलजी में जिन्होंने दाग का अर्थ बताया, घोड़ों पर पहचान का निशान लगाना, मतलब घोड़ों को दाग देते थे जिससे पहचान में आए। चेहरा का अर्थ है सैनिकों का हुलिया दर्ज करना था। सैनिकों का हुलिया दर्ज करना था। इससे नकली सैनिकों की समस्या पर नियंत्रण हुआ। जो नकली सैनिक शामिल हो जाते थे उससे नियंत्रण पर शामिल हुआ। घोड़ों की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखी गई, उससे पहचान बन गई है। यह अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता थी। आइए, अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता है? हिंद ए सिकंदर, तूतिए हिंद, लाख बख्श, जिंदा पीर। जो अमीर खुसरो थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वह है तूतिए हिंद। कौन है? तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ थे। उन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। वे कई दिल्ली दरबारों से जुड़े रहे। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखिएगा, अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनकी रचनाएं मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसरुद्दीन? बताएं। का सही जवाब दीजिए, कमेंट करिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गयासुद्दीन तुगलक। आइए, तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में होती है। ठीक, 1320 में किसकी स्थापना होती है? तुगलक वंश की। उसने खिलजी वंश का अंत किया। वह तुगलक वंश का प्रथम शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। प्रशासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जो एक प्रसिद्ध शासक बनता है तुगलक वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आगरा, लाहौर, दौलताबाद या जौनपुर? तो यह किया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा हमेशा। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। क्या था? देवगिरी था। उसे अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया। बाद में राजधानी फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। यह उसकी सबसे चर्चित प्रशासनिक योजनाओं में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा चालू की थी। वह किस धातु की थी? चांदी, सोना, तांबा और पीतल, लोहा? बताएं। यह थी आपके तांबा और पीतल का। ऑप्शन नंबर सी किसकी थी? तांबा और पीतल की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया। इसमें तांबे और पीतल के सिक्के प्रयोग किए गए। इसमें किसके? तांबे और पीतल के सिक्के प्रयोग किए गए। इसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर माना गया। इसका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर माना गया। नकली सिक्कों की अधिकता के कारण योजना असफल हो गई। बाद में सुल्तान को यह व्यवस्था अपनी क्या करनी पड़ी? वापस लेनी पड़ी। यह व्यवस्था जो है सिक्का चलाने की, बहुत ज़्यादा नकली सिक्के आ गए जिससे महंगाई बढ़ गई और यह योजना असफल हो गई थी। इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी
इस व्यवस्था को वापस ले लिया। प्रश्न संख्या 24 को ध्यान से पढ़िए। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना क्यों असफल हुई? असफल हुई तो प्रश्न कई बार पूछा गया है। सोना कम था, नकली सिक्कों की अधिकता, युद्ध के कारण, किसानों के विरोध से। जितनी उसकी वैल्यू थी, जितने ग्राम चांदी था, उससे अधिक उसकी वैल्यू लिख दी गई और नकली सिक्के का भरमार हो गया। इसलिए उसकी जो व्यवस्था थी सांकेतिक मुद्रा की योजना की, वह असफल हो गई। जैसे आज के ज़माने में यदि आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, यदि इसी में 500 लिख दिया जाए और बहुत सारे भर दिए जाएँ, 500 के सिक्के चल जाएँ, तो क्या हो जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब क्या नकली सिक्के हैं। सरकार नकली सिक्कों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर सकी। कभी कभी अब देखते हैं नकली नोट आ जाती 500-500 की। लोगों ने बड़ी संख्या में नकली सिक्के बना लिए। जब नकली नोट आती है तो भारत सरकार क्या करती है? नोटबंदी करती है। और उसका क्या असर होता है आप सब जानते हैं। बाजार में असली और नकली सिक्कों की पहचान कठिन हो गई। राज्य की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई। जब नकली सिक्के आ गए जो बन रहे थे सरकार की तरफ से, वो तो उससे अधिक नकली सिक्के बाजार में आ गए, उसकी वैल्यू कम होने लगी। अंततः सुल्तान को इस योजना को वापस लेना पड़ा। आइए प्रश्न संख्या 25। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के लिए कौन सा विभाग बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के लिए कौन सा विभाग बनाया? दीवान ए वजारत, दीवान ए कोही, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की। याद रखिएगा, दीवान ए कोही। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है। पूछेगा दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग से संबंधित है। इसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना। क्या उद्देश्य था? कृषि का विकास करना। किसानों को कृषि के लिए सहायता देने का प्रयास किया गया। कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने की योजना बनाई गई। योजना अपेक्षित असफलता प्राप्त नहीं कर सकी। यह बेचारा कोशिश करता बहुत रहा लेकिन सफल नहीं होता है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो या अब्दुल रज्जाक? बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो यह आया था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री है। कहाँ का है? मोरक्को का है। याद रखिएगा, मोरक्को का है। वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उसे दिल्ली में काजी का पद दिया गया। किसका? काजी का पद दिया गया था। उसने भारत के बारे में विस्तृत विवरण लिखा। उसकी पुस्तक है रिहला। क्या है? किसने लिखा था? इब्न बतूता। इसकी प्रमुख पुस्तक क्या है? ऐतिहासिक स्रोत रिहला। आइए, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से कराया? रक्षा, सिंचाई, व्यापार, शिक्षा। तो नहरों का निर्माण किस लिए कराया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए ही कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि विकास पर ध्यान दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी कृषि विकास पर ध्यान दिया। उसने कई नहरों का निर्माण कराया। इन नहरों से खेतों की सिंचाई की सुविधा मिली। सिंचाई बढ़ने से कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास हुआ। नहर निर्माण उसकी प्रमुख उपलब्धि में से एक है। ठीक है, किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को, जो एक कर है, टैक्स, इसे हम लोग बोलते हैं टैक्स, कर, ब्राह्मणों पर भी लगाया? जजिया, चुंगी, नमक या व्यापार? फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर जो ब्राह्मणों पर भी लगाया। इस पर ब्राह्मणों पर। फिरोज शाह तुगलक धार्मिक रूप से रूढ़िवादी शासक था। उसने जजिया कर को सख्ती से लागू किया। ब्राह्मणों को भी जजिया कर के दायरे में लाया गया। जजिया गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला कर था। यह जो है मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। उसे बोलते हैं जजिया कर। यह उसकी धार्मिक नीति की प्रमुख विशेषता थी। दिल्ली सल्तनत में जजिया किस प्रकार का कर था? जो जजिया कर है किस प्रकार का कर था? भूमि कर, व्यापार कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर, सिंचाई कर। तो जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था।
जजिया एक व्यक्तिगत कर था। कैसा था? व्यक्तिगत कर था। इसे सामान्यतः मुस्लिम गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। किससे? गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाता था। यह भूमि कर से अलग था। आप मुस्लिम नहीं हैं, इसलिए आपसे जजिया कर लिया जाएगा, अलग से कर लिया जाएगा। जो मुसलमानों से लिया जाता था उसके एक्स्ट्रा, उसके अलावा भी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। विभिन्न शासकों के समय में इसकी नीति अलग अलग रही, किसी ने लिया किसी ने नहीं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसको विशेष रूप से कठोरता से लागू किया अपने राज्य में। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या दौलत खां? तो लोदी वंश की स्थापना करता है बहलोल लोदी। कौन करता है? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। वह अफगान मूल का शासक था। कौन? बहलोल लोदी जो है अफगान मूल का शासक था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। बहलोल ने दिल्ली की सत्ता को मजबूत किया। इसके बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी शासक बने। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश या तुगलक वंश? ये था आपका लोदी वंश। जो अफगान वंश था वो कौन सा था? लोदी वंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लोदी वंश अफगान का मूल राजवंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था या अंतिम वंश था। इसके प्रमुख शासक आपने देखा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। 1526 में इब्राहिम लोदी की हार के साथ इसका अंत होता है और मुगल काल का स्थापना होती है। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा की, फतेहपुर सीकरी की, जौनपुर की या लखनऊ की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। किसकी? आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। बाद में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा जो है कहाँ आप जानते हैं? ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? वह था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। वह 1517 में सुल्तान बना। उसके शासन में अफगान अमीरों से संघर्ष हुआ। 1526 में बाबर से युद्ध करते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में हारा। 1526 किससे? बाबर से। उसकी मृत्यु के साथ दिल्ली सल्तनत की अंत हो जाता है। दिल्ली सल्तनत यहीं से ख़त्म हो जाता है और मुग़ल काल शुरू हो जाता है। बाबर मुग़ल काल की स्थापना करता है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? वही 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर विजयी होता है, मुग़ल साम्राज्य की नींव रखता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी मृत्यु हुई? तो आपको पता है जो हारेगा वही इब्राहिम लोदी की हुई। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का संबंध किससे था? इक्ता प्रणाली जो है भूमि राजस्व प्रशासन, न्यायपालिका, हथियार, विदेशी व्यापार। भूमि एवं राजस्व प्रशासन से इक्ता प्रणाली का संबंध था भूमि एवं राजस्व प्रशासन से। इक्ता प्रशासन, इक्ता जो है, इक्ता शब्द प्रशासन और राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान अधिकारियों को इक्ता प्रदान करता था। क्या करता था? इक्ता प्रदान करता था। इक्तादार उस क्षेत्र से राजस्व वसूलता था। क्या वसूलता था? राजस्व वसूलता था। वह प्रशासनिक व्यवस्था भी संभालता था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। आइए अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश जो है इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित करता है। इक्तादार को एक क्षेत्र का प्रशासन सौंपा जाता है। वह वहाँ से राजस्व प्राप्त करता था, बदले में उसे राज्य की सेवा करनी होती थी। यह दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसको याद रखेंगे। प्रश्न पूछ लेगा इक्ता प्रणाली किस समय का था? तो इक्ता प्रणाली किस था? दिल्ली सल्तनत के काल का था। दिल्ली सल्तनत में सेना से संबंधित विभाग कौन सा था?
दीन ए अर्ज दीन ए को ही दीवान ए अर्ज दीवान ए को ही दीवान ए इंसाफ दीवान ए वजारत प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। तो दीवान ए अर्ज जो आपका दिल्ली सल्तनत में सेना से संबंधित विभाग, किससे, सेना से संबंधित विभाग था, तो वो था दीवान ए अर्ज। ऑप्शन नंबर ए क्या है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। कैसा विभाग है, सैन्य विभाग है, सेना से संबंधित विभाग है। इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था, याद रखिएगा। यह सैनिकों की भर्ती से संबंधित कार्य देखता था। कौन, सैन्य अर्ज विभाग। सेना के रखरखाव निरीक्षण का कार्य भी करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया था। आइए, दिल्ली सल्तनत में वित्त विभाग का प्रमुख कौन था। वित्त विभाग का प्रमुख कौन था, वजीर, आरिज, काजी या कोतवाल। तो वित्त विभाग का हेड कौन था, वजीर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वित्त विभाग का प्रमुख कौन था, वजीर था। वजीर केंद्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण अधिकारी था। जैसे आप चेस खेलते हैं तो कौन हेड होता है, राजा के बाद वजीर ही होता है। वह वित्त और राजस्व संबंधी कार्य देखता था। वह सभी केंद्रीय प्रशासन देखता था, वित्त और राजस्व संबंधी कार्य देखता था। वह सुल्तान के प्रमुख सलाहकारों में शामिल था। राज्य की आय व्यय व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दीवान ए वजारत इसके अधीन प्रमुख विभाग भी थे। तो वजीर बहुत काम का है। जो चेस आया उसी टाइम से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन था, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, न्याय देने वाला, वजीर, काजी उल कुजात, कोतवाल या आरिज। दिल्ली सल्तनत में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन था, ये था काजी उल कुजात। उसको क्या बोलते थे, काजी उल कुजात। जो न्याय करता था उसे बोलते थे काजी उल कुजात। काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश होता था। क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। वह सल्तनत की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा था। वह महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों की देखरेख करता था। न्याय व्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। काजी सामान्यतः इस्लामी कानून के अनुसार निर्णय देते थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो अभी आपने पढ़ा है पहले ही, 73 मीटर। कितनी है, लगभग 73 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई। कहाँ है, दिल्ली में है। किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। यह भारत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, आज भी है। अलाई दरवाज़ा किस शासक ने बनवाया था, इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यह कुतुब परिसर में स्थित है। इसका निर्माण 1311 के आसपास हुआ था। इसमें इस्लामी स्थापत्य कला की सुंदर विशेषताएं दिखाई देती हैं। यह सल्तनतकालीन वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आइए, प्रश्न संख्या 13, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी या कादरी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं, बताइए। ये चिश्ती संप्रदाय से, किससे, चिश्ती संप्रदाय से। निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है, चिश्ती संप्रदाय से है। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे। वे चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। किससे, याद रखिए, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। कौन, निजामुद्दीन औलिया। उनका केंद्र था दिल्ली। वे प्रेम, भाईचारे और मानवता पर जोर देते थे। प्रेम, भाईचारा, मानवता पर जोर देते थे। अमीर खुसरो उनके प्रसिद्ध शिष्यों में से एक हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है, अमीर खुसरो। रिहला किसकी रचना है, अमीर खुसरो की, इब्न बतूता की, बरनी की, मिनहाज उस सिराज की। तो रिहला जो है आपकी इब्न बतूता की रचना है। इसमें क्या क्या है, आइए देखते हैं। रिहला इब्न बतूता की प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रचना है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मुहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। उसने भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन का वर्णन किया। किसमें, अपने रिहला में। रिहला मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 45, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं।
तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे, बताएं। तबकात ए नासरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आइए इसके बारे में जानते हैं फैक्ट। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। यह मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें गुलाम वंश के शासकों का भी वर्णन है। यह इतिहास के महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोतों में एक माना जाता है। आइए, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, मिनहाज, अमीर खुसरो या अबुल फजल। तारीख ए फिरोज शाही जो रचना है जियाउद्दीन बरनी की है। किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बरनी थे। कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। बरनी मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन किया। उनके ग्रंथ से तुगलक काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह सल्तनत कालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा, तारीख है फिरोज शाही, लेखक जियाउद्दीन बरनी, सब कहाँ है? सल्तनत काल की है। प्रश्न संख्या 47, दिल्ली सल्तनत का काल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है? 1000 से 1206, 1206 से 1526। आपको पता है 1206 से 1526 तक सल्तनत काल चला दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके प्रमुख वंश कौन कौन से आपने पढ़े? पहला है गुलाम वंश। क्रम पूछा जाता कभी कभी कि क्रम से लगाइए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद एक छोटा सा वंश था बस। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर की विजय के साथ इसका अंत होता। किसका? सल्तनत काल का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश था, आपको पता है। प्रश्न संख्या 49, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों का सही क्रम। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया ना, कौन है बताएं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था और अंतिम वंश लोदी वंश। ठीक, उसके बाद खिलजी आता है, खिलजी के बाद तुगलक आता है, फिर सैयद वंश आता है और लोदी वंश आते हैं। लोदी वंश के अंत के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और इसके प्रश्नों का भी अंत हो रहा है आज की वीडियो में। अंतिम क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दिल्ली सल्तनत का अंत किस घटना के बाद हुआ? यह घटना है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है। बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। लोदी वंश का भी अंत हो जाता है। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। किसकी? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो साथियों, ये रहे आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सल्तनत कालीन इतिहास से। बताइए आपने कितने सही किए। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।